हमारे मंत्री के आदरणीय प्रोफेसर रचना विमल मैडम, डॉक्टर स्वदेश सर एवं अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए शिक्षक एवं बंधु, साथ ही हमारे कॉलेज के भविष्य प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आप सभी का इस पुस्तक विमोचन समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का यह पुस्तक विमोचन कार्यक्रम जो विश्वकर्मा जी ने लिखा है सावरकर के ऊपर, मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग अवश्य ही इसको पढ़ें। बहुत ही ज्ञान प्रदान करने वाला यह पुस्तक होगा और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में यह निश्चय ही आपके पाठ्यक्रमों में भी प्राप्त होगा। और इसके साथ ही मैं मंच संचालक से निवेदन करता हूं कि अशोक श्रीवास्तव को आप आमंत्रित करें ताकि हम भी उनको सुन सकें। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। धन्यवाद प्राचार्य महोदय आपके शुभ वचनों के साथ इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री दिग्विजय विश्वकर्मा एवं समस्त विद्वानजनों से आग्रह करना चाहूंगा कि आज की इस पुस्तक अंडरस्टैंडिंग सावरकर का शुभ विमोचन किया जाए। ये पुस्तक द्विभाषीय है एवं अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों रूपांतरणों में मौजूद है ताकि समस्त विद्यार्थीगण चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के हो या हिंदी माध्यम के हो इस पुस्तक से अपने आप को लाभान्वित महसूस कर सकें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सम्माननीय प्रोफेसर स्वदेश सिंह से आग्रह करना चाहूंगा कि वे आए एवं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सर आप सभी को नमस्कार। मंच में आसीन श्री अशोक श्रीवास्तव जी, जो लोग दूरदर्शन का प्राइम टाइम देखते हैं और उसकी बहस को देखते होंगे, उनके लिए अशोक श्रीवास्तव जी बहुत ही परिचित चेहरा है। और इस समय जो देश में कुछ प्रमुख लोग इस देश में जो नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, खासकर की राष्ट्रवादी नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, उसकी अग्रणी पंक्ति में हम अशोक जी को पाते हैं। उनके लिए पहले बहुत जोरदार स्वागत है। हमारे प्रिंसिपल सर जो कि हर काम में हम लोगों को हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, सहयोग करते हैं। परसों ही बहुत बड़ा हमारा एनुअल फंक्शन होने जा रहा है, उसके लिए सर दिन रात लगे हुए हैं। स्वागत जी, सब आपने समय दिया। आपको बताऊं कि राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है दिल्ली विश्वविद्यालय में, और दिल्ली विश्वविद्यालय के परेड चांसलर होते हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन इस कार्यक्रम के नाते हम लोगों ने सबसे आग्रह किया था सर वहां से छोड़ के तुरंत आप 5 मिनट पहले ही पहुंचे। रचना विमल मैम जो हिंदी की बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार है, हम लोगों की बीच में ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। आपको बहुत स्वागत है मैम। दिग्विजय जी ने हम लोग ने चर्चा की कि जो पेपर आया है इस पे कुछ लिखा जाना चाहिए, बच्चों को एक रेडी सामग्री मिलनी चाहिए। सेमेस्टर के एग्जाम भी आ गए हैं, तो दिग्विजय ने पिछले कुछ महीने लगा के हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सावरकर जी पे किताब लिखी, उसके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे बस एक दो बात कहनी, क्योंकि आज हम लोग मुख्य रूप से अशोक जी को सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। टीवी पे तो सर आप लोग देखते हैं, चाहे यहाँ में अभी पीछे दिनों गाँव में था तो वहाँ पे भी हम लोग बुलेटिन देख रहे थे, और जिस तरह से आज बहस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उससे हमारे गाँव के लोग भी बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, इसी कारण से वहाँ जाना हुआ था। तो मतलब यानी कि आप गाँव तक पहुंचे हुए हैं, आपको इसको बताना चाहता हूँ। तो मैं तो बस दो बातें कहूँगा। एक तो पॉलिटिकल साइंस का ये हम लोग विद्यार्थी हैं, और हमारे बीच में डॉक्टर लाजपत राय जी बैठे हुए। लाजपत जी ने कुछ वर्ष पहले किताब लिखी थी, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर। उससे पहले एक पेपर चलता था दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसका नाम था रीडिंग गांधी, लेकिन इस किताब का नाम है अंडरस्टैंडिंग सावरकर। बी ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है अंडरस्टैंडिंग सावरकर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पेपर का नाम पहले रीडिंग गांधी था,
गांधी को रीड करना चाहिए, क्योंकि गांधी दरअसल पूरे डिस्कोर्स का हिस्सा हैं और थे। अम्बेडकर कहीं गायब थे। 1950 से लेकर 1990 तक अम्बेडकर इस देश के विमर्श का हिस्सा नहीं है। पूरे भारत रत्न में 1990-91 में आके मिलता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर जैसी किताब बनानी पड़ती है। और 2014-15 में अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर जैसा पेपर पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, जो सामाजिक न्याय का महानायक है, जो मैन ऑफ द मिलेनियम है। उसके बारे में पहली बार ठीक से चर्चा होनी शुरू होती है 1989-90 के बाद, जब सामाजिक न्याय का विमर्श इस देश की मुख्य धारा में आता है, तो तब अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर आती है। अभी अंडरस्टैंडिंग यानी अम्बेडकर के जाने के 50 साल बाद तो उनको समझने की कोशिश हुई विमर्श में, नैरेटिव में। उसके बाद सिलेबस में, यानी काम उनका चल रहा है, सिलेबस में थे ही नहीं अम्बेडकर। और अब 2024-25 में पहली बार सावरकर इसमें आते हैं। सावरकर को समझना क्यों जरूरी है? सावरकर जिस कंटेक्स्ट में दिख रहे हैं, यानी अर्ली 20th सेंचुरी का जो समय है, वो कैसा समय है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है। उसके बाद मोपला जैसा, जिसे मोपला रेबेलियन कहा है वैसे तो हमारे इमिनेंट हिस्टोरियंस ने, लेकिन आप लोग गूगल करके देखिएगा कि दरअसल मोपला क्या है, वहां पे क्या हुआ त्रावणकोर राज्य में, वहां पे किसकी क्षति पहुंची, उस बैकग्राउंड में ये 1921 की बात है। 1920 में हम देखते हैं कि गांधी जी कहीं देश में, शायद दुनिया का एक आम हमारा आदमी लोकेट ना कर पाए उस जमाने में, और शायद अभी भी टर्की कहाँ पे है, टर्की में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं कि भाई वहां समर्थन करेंगे तो यहाँ समर्थन मिलेगा। इस सब बैकग्राउंड के बीच में फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो के खत्म हो चुका है, जिसमें लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं, वेस्टर्न यूरोप में बहुत हानि पहुंची है। इस कंटेक्स्ट में सावरकर दिखते हैं, तो सावरकर को इस कंटेक्स्ट में पढ़ा जाना चाहिए। और सिर्फ सावरकर को नहीं, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी स्कॉलर हो, उसको किसी कंटेक्स्ट में पढ़ा जाना चाहिए। उसकी 10 बातें अच्छी हो सकती है, 4 बातें खराब हो सकती है, 5 बातें सामान्य हो सकती है, उसमें से जो बेहतर बात है वो हमें ले लेना चाहिए। गांधी जी ने तो अपनी बायोग्राफी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, अगर हम उसको सिर्फ फॉलो कर ले तो हम गांधी जी के बारे में चर्चा करना छोड़ देंगे। ऐसे अम्बेडकर है, ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं, लोहिया हैं, जिनको दीनदयाल है, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। 20वीं सदी के ये वो स्कॉलर हैं, ये वो पॉलिटिशियन है, वो चिंतक विचारक है, जो इस देश के आज के सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स की दिशा तय कर रहे हैं। इसलिए उनके बारे में जानना जरूरी। लेकिन एक किसी राजनीति के तहत दरअसल एक पूरा का पूरा विमर्श नदारद था। लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं कि अम्बेडकर कोर्स में 15 में आते हैं, सावरकर कोर्स में 2024 में आते हैं। सावरकर को पढ़ने से लाभ क्या होगा? बस यही अंतिम बात कहूंगा कि सावरकर को जो आप पढ़ेंगे तो इस देश की जो सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी है भारत के साथ, सबसे अच्छी बात यह है कि भारत लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है। कोई सिविलाइजेशन जो आज के 3000 साल पहले थी, जो सिविलाइजेशन आज के 5000 साल पहले थी, ऐसा नहीं कि भारत की था। इनका सिविलाइजेशन, माया सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, दज्जा फरात नदी के किनारे मैक्सिको के आसपास इनका माया हुआ करती, वो सिविलाइजेशन मिट गई। लेकिन भारत ही एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो आज के 4000 साल पहले जो बातें कही जाती थी, अगर ये रक्षा सूत्र जो मैंने बांधा है, ये बात करके दान इंदो बलि राजा अगर ऋषि कहता था, और वो बात आज भी गंगा तट पे अभी 2 महीने पहले उतने दिन 45 दिन लगातार कही जाती रही, घर में वैसी बातें कही जाती हैं। तो ये सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी को अगर समझना है, उसके लिए अगर आज की तारीख में जो 20वीं सदी में जो स्कॉलर्स हुए हैं, उनमें सबसे अग्रणी पंक्ति में अगर आपको कोई स्कॉलर मिलेगा तो वो सावरकर है। इसलिए उन्हें पढ़ना चाहिए। किसी राजनीति के तहत हाशिए पे रहे, नदारद रहे, लेकिन इंदिरा गांधी जी जो इस देश की बहुत शक्तिशाली महिला प्रधानमंत्री रही, उन्होंने 1980 में उनकी बेटी को चिट्ठी लिखी। मैं उसकी एक लाइन पढ़ के अपनी बात बस खत्म कर देता हूँ कि 1980 में दरअसल उनके जन्म के 2 साल बाद 100 साल पूरे होने वाले थे, बर्थ सेंचुरी मनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा। तो उन्होंने उनकी बेटी को जो चिट्ठी लिखी, उसकी लाइन है कि सावरकर डेयरिंग डिफेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इट इम्पोर्टेंट प्लेस इन द, बुढ़ापा आ रहा है मुझे समझ में आ गया, इन द of our freedom movement. I wish to success to the plan to celebrate the birth century of the remarkable son of India. These were the lines of Indira Gandhi, former Prime Minister of India, about Savarkar. तो इस तरह के जो महापुरुष, इस तरह के स्कॉलर्स, इस तरह के विचारक, चिंतक जब हाशिए पे जाते हैं, उससे देश का नुकसान होता है, उससे समाज का नुकसान होता है, उससे सभ्यता का नुकसान होता है।
अपनी सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए सावरकर को पढ़िए। जिनके सिलेबस में है वो मार्क्स के लिए तो नंबर के लिए तो पढ़ेंगी, उसके अलावा भी पढ़िए। यही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। स्वदेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके अलौकिक वक्तव्य के लिए। और इसी के साथ साथ आज की कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर रचना बिलन मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए एवं अपने बात मोतियों से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर स्वदेश और पुस्तक के लेखक भाई दिग्विजय विश्वकर्मा वर्मा जी की इस कार्यक्रम में आकर के जो हमें आत्मिक बल मिला, उसके लिए आप सबके प्रति कृतज्ञता। प्यारे बच्चों, भारत दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्या कारण था कि तमाम विरोधियों के बावजूद हमारा वजूद, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा विचार बचा। उसका सबसे बड़ा कारण है भारत की वह वैदिक परंपरा जो व्यक्ति विशेष के ऊपर कभी केंद्रित नहीं रही, समग्र राष्ट्र को साथ लेकर के चली है। हम पश्चिम से अलग है इस मायने में कि वहां किसी भी विचार को विचारक के नाम से जाना जाता है, थॉट्स ऑफ रूसो, थॉट्स ऑफ हीगल, थॉट्स ऑफ मार्क्स। लेकिन भारत की ऋषि परंपरा में कोई भी विचार ऋषि के नाम से नहीं जाना जाता, वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और ये परंपरा वर्तमान तक विद्यमान है। भारत को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भले से विफलता मिली, लेकिन उस संग्राम तक केवल युद्ध करने वाले लोगों ने ही अपना योगदान नहीं दिया। अनंत विचारकों की भी एक श्रृंखला इतिहास के पन्नों पर पुनः उद्भव हुई, जिसका प्रमाण हमें राजा राम मोहन राय से लेकर के मिलता है। राजा राम मोहन राय के बाद हमारे सामने स्वामी दयानंद सरस्वती आते एक विचारक के रूप में, और तत्पश्चात तिलक का आगमन होता है, जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नूतन परिप्रेक्ष्य में देखना आरंभ किया और पाया कि मैकाले की जिस शिक्षा पद्धति के बीज भारत में बोए जा रहे हैं, ये भारत की अपनी चेतना को कुंठित कर देगा। और उस चेतना के बीजों के विकसन और पल्लवन के लिए उन्होंने जिन महान विचारकों के रूप में भविष्य के बच्चों को संभाला, सावरकर उनमें से एक है। और तिलक के अनुरोध पर श्याम वर्मा छात्रवृत्ति लेकर के सावरकर को लंदन जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। जैसे अम्बेडकर बड़ौदा नरेश के रूप में गए, ऐसे ही सावरकर लंदन जो है तिलक की प्रेरणा से गए। हम भारत की राजनीति में दो तरीके के लोग पाते हैं, एक जो क्रांति के मार्ग पर अग्रसर हुए, दूसरे जो गांधी जी के मार्ग से सत्याग्रह करते हुए भारतीय राजनीति में योगदान दे रहे थे। तो क्रांति का बीजारोपण करने वालों में सावरकर प्रथम पंक्ति के अध्येता के रूप में सामने आते हैं। He was the first one जिसने सबसे पहले 1857 की क्रांति के ऊपर पुस्तक लिखी थी कि दरअसल ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या था। लेकिन अंग्रेज इस पुस्तक से इतने ज्यादा उसी समय कहना चाहिए पीड़ित हो गए कि उन्होंने इसके प्रकाशन का कहीं भी इस अवसर नहीं आने दिया। ना लंदन से प्रकाशित हुई, ना पेरिस से प्रकाशित हुई, और फिर इसके बाद ये नीदरलैंड गए। और जब ये लौटे पुस्तक प्रकाशन के बाद, क्योंकि पता लग रहा था कि अंग्रेजों की राजनीति क्या है, उन्हें गिरफ्तार करके हिंदुस्तान की अंडमान जेल में भेज दिया गया। बच्चों, सावरकर के ये विचार उस जेल में जब पहुंचे तो कैसे उन विषम परिस्थितियों में उस आदमी ने खुद को जिंदा रखा, यदि ये जानना चाहते हो तो जीवन में एक बार पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल जरूर जाइएगा। 6x6 की कोठरी में मात्र एक मोखरे से ऑक्सीजन आने की जगह बनी हुई थी। आप किसी व्यक्ति को देख नहीं सकते थे, किसी से राम राम नमस्ते नहीं कर सकते थे, क्योंकि दो कैदी आपस में बात करते थे तो अंग्रेज उन्हें हंटरों से पीटा करते थे।
इतना ही नहीं, एक कटोरा मांड उन्हें दिन भर में भोजन के रूप में नमक मिला के मिलती थी और उसके लिए उन्हें दिन भर कोलों में बैल की जगह खुद को जूट का लंगोट रूपी लुंगी से भी बदतर वस्त्र पहन करके चारों तरफ घूमना पड़ता था। सोचिए, 10 किलो सरसों पेरने पर मात्र एक कटोरा अगर आपको मांड मिल रही हो भोजन में, तो उन क्रांतिकारियों ने कितना बड़ा त्याग इस देश के लिए किया है। दूसरी बात, दोनों भाई सावरकर 2 भाई थे। क्या आप यकीन मान सकते हैं कि एक ही जेल में दोनों भाई कैद थे और 7 साल तक उन्हें यह पता नहीं था कि दोनों भाई अंडमान की इस काला पानी की सजा के कैदी बने हुए हैं। इसी महाविद्यालय में एक पुरोधा विद्वान ने कभी सावरकर के लिए कहा था कि अरे वो तो रणछोड़ दास थे, अंग्रेजों से उन्होंने सती कर ली, वो जमाना और था, हम चुप लगा गए। लेकिन आज बदली से फिर निकला है चांद के रूप में दिग्विजय ने, जो एक नया पेपर आया, इसी के बहाने स्वतंत्रता सेनानियों के श्रृंखला में अपना योगदान दिया है। हम टीचर हैं, किसी विचारधारा से इन्होंने, मैं केवल अंतिम रूप से आपको ये कहना चाहती हूँ कि देश की आजादी के लिए योगदान देने वाले एक एक क्रांतिकारी के बारे में, एक एक महान नेता के बारे में पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके पढ़िए, गुनिए और जानिए कि ये देश की स्वतंत्रता किस कीमत के ऊपर आपको मिली है। रील में नहीं, रियल लाइफ के अंदर जाइए, अध्ययन और मनन कीजिए। चाहे अम्बेडकर हो या सावरकर, तिलक हो या गांधी, इस श्रृंखला में नए नाम जुड़ते जाएं और आप सब आगे बढ़ते जाएं, तभी आप कह पाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। धन्यवाद मैम आपके अत्यंत तेजस्वी, मार्मिक एवं आत्मस्पर्शी वक्तव्य के लिए। और इसी के साथ अब हम कार्यक्रम की उस कड़ी में बढ़ते हैं जिसका हम सबको तहे दिल से इंतजार है, जिन्हें सुनने के हम सब आकुल हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अशोक श्रीवास्तव जी को कि वे आए एवं आज इस समस्त पुस्तक का, उसकी प्रासंगिकता का एवं उसके महत्व के ऊपर अपने विशेष शब्द से हम सबको अनुग्रहित करें। बहुत बहुत आभार। मंच पर आसीन आदरणीय प्रिंसिपल सर, रचना मैम, स्वदेश जी मेरे पुराने मित्र भी हैं और आज वीर सावरकर जी पर बात करने के साथ साथ एक बोनस मिला, उनसे मुलाकात होगी। मुझे मालूम नहीं था जब मुझे दिग्विजय जी ने बताया कि आज मुझसे भी यहाँ मुलाकात होगी। और आज के इस कार्यक्रम के जिन्होंने आयोजित किया, जिनकी वजह से हम यहाँ पर एकत्र हुए, रचना मैम माफ कीजिएगा, और आज के जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ शामिल हुए, सावरकर जी पर पुस्तक लिखने वाले दिग्विजय भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ये पुस्तक लिखा, राष्ट्र निर्माण में आपकी एक अहम भूमिका जो है ये हमेशा याद रखी जानी चाहिए। मुझे यहाँ पर आकर ये जो जानकारी स्वदेश जी ने दी कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज में जो है पाठ्यक्रम में अंडरस्टैंडिंग सावरकर जो है एक चैप्टर शामिल किया गया, एक जो है एक एग्जामिनेशन शामिल किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे जानकर बहुत बहुत अच्छा लगा ये कि कम से कम हम सावरकर जी को समझ पाएंगे, हमारी युवा पीढ़ी समझ पाएगी। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूं। मंच पर जो बैठे हैं वो सब गुरुजन है। अच्छा, मंच के सामने भी कुछ गुरुजन है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मेरे से ज्यादा आप लोग शिक्षित हैं, आप मेरे से ज्यादा आप लोगों की समझ होगी, मेरे से ज्यादा शायद आपने जो है चीजों को समझा होगा। मैं तो बस एक पत्रकार हूँ और पत्रकार होने के नाते पिछले कुछ समय में धीरे धीरे एक रिसर्चर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पत्रकार का काम भी जो है वो सच को सामने लाना होता है। तो मुझे भी लगा कि आज जिस तरह से हिंदुस्तान में एक नैरेटिव वॉर, स्वदेश जी ने नैरेटिव का जिक्र किया, तो मुझे लगा हिंदुस्तान में एक नैरेटिव वॉर चल रही है, उस नैरेटिव वॉर में आप एक पत्रकार के नाते हमारी कोई भूमिका होनी चाहिए। उसके संदर्भ में मैंने रिसर्च करनी शुरू करी, तब बहुत सारी चीजें धीरे 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 मेरे सामने आने लगी।
और जब सामने आने लगी तो ये खुशकिस्मत हूं मैं कि मेरे पास एक बड़ा मीडियम है, दूरदर्शन जैसा प्लेटफॉर्म है। तो उस माध्यम से मैं अपने डिबेट शोज में वो छोटी छोटी चीजें जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि उसमें कुछ हद तक जो है मैं कामयाब हुआ। अभी स्वदेश जी ने बताया कि गांव देहात में भी लोग कार्यक्रम की अगर चर्चा करते हैं और अगर लोग कार्यक्रम की चर्चा टेलीविजन से ज्यादा जो छोटे छोटे आजकल क्लिप्स वायरल होते हैं उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अभी मैं जब ये मुझे पुस्तक का मेरा तो मैं याद कर रहा था पुस्तक के बारे में, सावरकर जी को लेकर कई बार डिबेट करने का अवसर मिला क्योंकि आजकल एक फैशन है सावरकर जी को गाली देने का। कोई भी नेता होता है सावरकर जी को गाली दे देता है। जो राजमहलों में पैदा हुआ, जिस आदमी ने सोने की चम्मच से खाना खाया, सोने की चम्मच से खाना खाया और जो आज भी जो है राजकुमार जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, वो सुबह सवेरे उठते हैं और वीर सावरकर को गाली दे देते हैं। कितना आसान है किसी को गाली देना, क्योंकि उन्होंने वो पीड़ा तो देखी नहीं, वो पीड़ा तो झेली नहीं जो सावरकर ने झेली हो। तो अब जब इस तरह से लोग जो है आज एसी कमरों में बैठने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, देश विदेश में घूमने वाले, जिनके बैंक बैलेंस में करोड़ों अरबों रुपए भरे पड़ रहे हैं, वो उनका जो वीर सावरकर को गाली दे देते हैं। तो फिर हमारे जैसे पत्रकारों को लगता है कि अब इसको चैलेंज करना चाहिए, सच सामने लाना चाहिए, तो हम ये काम करते हैं। तो आज मैं जब सोच रहा था इस पुस्तक को लेकर सावरकर जी पर, तो मेरा एक क्लिप वायरल हुआ था। मैं उसी संदर्भ में आपको एक बात रख रहा हूं, उसके बाद मैं और विषय पर भी आऊंगा। मैं जब सोच रहा था और देख रहा था कि 1911 में जो अंग्रेजी हुकूमत जो हम पर राज करते थे, 1911 में वो महारानी और महाराज जो है वो हिंदुस्तान आए थे। 1911 का साल, जब महारानी और उनके राजा साहब जो है वो जब हिंदुस्तान आते हैं तो दिल्ली में दिल्ली दरबार हुआ। उस दिल्ली दरबार में नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, उनकी एक तस्वीर मुझे मिली रिसर्च करते हुए। तस्वीर मैंने निकाली और मैंने ट्वीट भी करा था। उस तस्वीर में मोतीलाल नेहरू उस दिल्ली दरबार में अंग्रेजी जो राजा थे उनका हुक्म बजाने गए थे, उनको सलाम करने गए थे। साहब आप लोग आ गए, हमारे मालिक लोग, सलाम आपको दिल्ली में। उस दिल्ली दरबार में जो है हुक्म बजाने गए थे और अंग्रेजी हैट लगाकर, और उनके कपड़े अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो लेदर के शूज, उसके ऊपर बड़ा सा कोट, ऊपर से हैट, तो बिल्कुल अंग्रेजी साहब बन करके दिल्ली दरबार में हुक्म बजाने गए थे। उस समय वीर सावरकर एक कपड़े के, छोटे से कपड़े को अपने शरीर पर बांध करके अंडमान की जेल में कोल्हू में चक्कर लगा रहे थे, तेल पिरो रहे थे। लेकिन मोतीलाल नेहरू और उनका परिवार जो स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने देश को आजादी दिलाई, लेकिन वीर सावरकर जो है वो माफी वीर है। ये नैरेटिव कहां से आया? क्या इस नैरेटिव का सच देश को जानना नहीं चाहिए कि जो लोग अंग्रेजी हुकूमत में दिल्ली दरबार में जो है हुक्म बजा रहे थे वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और वीर सावरकर माफी वीर थे? ये किसने कहा, क्यों कहा? क्या इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है? क्या इस सच को जानने का देश को अधिकार नहीं है? ये जानना हम सबके लिए जरूरी है और इसीलिए अंडरस्टैंडिंग वीर सावरकर जैसी किताबें और लिखी जानी चाहिए और पढ़ी जानी चाहिए। दिग्विजय जी ने किताब लिखी तो उस पर रिसर्च की होगी, रिसर्च करके उन्होंने लिखा। लेकिन एक राइटर जो है ना, किताब, मैंने 2 किताबें लिखी और मुझे मालूम है किताबें लिखने में कितनी प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है, कितनी रिसर्च करनी पड़ती है। लेकिन वो किताबें लिखना अपने आप में आपकी जिंदगी का एक बहुत आपका सुखद अनुभव बन जाता है, क्योंकि उस किताब को लिखते हुए आप लोग बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं और वो जानकारी आपको एनरिच करती है, आपको सशक्त बनाती है, आपको और ज्यादा आत्मविश्वास से बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने जानकारी जुटाई होती है तो उस जानकारी पर आप बोल सकते हैं। तो किताब लिखना अपने आप में बड़ा दुरूह काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन किताब लिखने के साथ साथ किताब पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने रिसर्च करी
तो कम से कम आपको उस पीड़ा से ना गुजरना पड़े, आपको उतनी रिसर्च ना करनी पड़े। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम लोग किताबें पढ़ें भी। तो इसलिए मैं जरूर यहाँ पे कहूँगा, यहाँ पर युवा पीढ़ी बैठे हैं, आप लोग यंग लोग हैं, मैं जरूर अनुरोध करूंगा कि इस तरह की किताबें पढ़ा भी करें, क्योंकि आजकल पढ़ने लिखने की जो है क्षमता कम हो गई है। रील देखते हैं 30 सेकंड की, 50 सेकंड की, और उसके बाद निकल जाते हैं। किताब को पढ़ने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन थोड़ा जरूर पढ़ना चाहिए। और क्यों पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूं, और ऐसी जानकारी आपको क्यों जुटानी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक शब्द आया नैरेटिव, स्वदेश जी ने नैरेटिव की बात करी। मैंने आपको कहा नैरेटिव बहुत चल रही। अभी रचना मैम ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती। हम बहुत गुनगुनाते, बहुत सुनते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ठीक है, हस्ती तो नहीं मिटी, लेकिन क्या हस्ती हमारी नहीं मिटेगी इस बात की गारंटी है? इस बात की गारंटी है? मैं कहता हूं ये भी एक नैरेटिव है कि हमको बता दिया गया, अरे हमें तो कुछ होगा नहीं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे। अरे हम लोग तो पता नहीं कहां से आए हैं, अमृत भी कराए, हमारी हस्ती तो मिटेगी। ये भी एक नैरेटिव है। आपको मालूम है पिछले 250 सालों में जिस हिंदुस्तान में आप रहते हैं, उस हिंदुस्तान का 13 बार बंटवारा हो चुका है, 13 बार हिंदुस्तान कट चुका है, बट चुका है। ये हस्ती मिटी नहीं क्या? क्या अफगानिस्तान से भागे नहीं? अरे अभी तो सिख जो है, हमारे सिख भाई वहां से गुरु ग्रंथ साहब अपने सर पर रख करके जो है वो भागे थे वहां से। उसके पहले हिंदू जो भागे थे वहां से अफगानिस्तान से, वो हस्ती मिटना नहीं था। अफगानिस्तान में हस्ती मिट गई ना। पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ 10% से ज्यादा हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे। आज 2% रह गई, हस्ती मिटी नहीं हमारी। आज बांग्लादेश में हमारी हस्ती मिट रही है। तो हम कब तक अपनी हस्ती मिटाते रहेंगे? और ये हस्ती जो मिट रही है उसमें रचना जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा क्योंकि हमारा विचार था। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा विचार, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, उसके कारण हमारी हस्ती नहीं मिटी। हमारा सनातन धर्म, उसके कारण हमारी हस्ती नहीं मिटी। लेकिन जो लोग वीर सावरकर को माफी वीर कहते हैं, उनका पूरा का पूरा लक्ष्य यही है कि हमारे जिस विचार के कारण हम जिंदा रहे उसको भी मार दिया जाए, ताकि हमारी बची कुची हस्ती भी खत्म हो जाए। यही तो बड़ी साजिश है। इसी साजिश को समझने की तो जरूरत है कि क्यों सावरकर पर वार होता है, क्यों सावरकर को लेकर फेक नैरेटिव फैलाए जाते हैं, ताकि हमारी जो हस्ती बची कुची हस्ती है वो भी खत्म हो जाए। और इसी के लिए फेक नैरेटिव बनाए जाते हैं। और फेक नैरेटिव है कि सावरकर माफी वीर थे, ये एक फेक नैरेटिव है। लेकिन ये अकेला फेक नैरेटिव नहीं है, 50 फेक नैरेटिव हमारे सामने रोज खड़े किए जाते हैं। अब आपको मैं आजादी के बाद का एक फेक नैरेटिव आपको बताता हूं, जो आप जानते होंगे, आपने अच्छी तरह से सुना होगा। आज भी जो है 15 अगस्त में 26 जनवरी पर वो गीत हमारे सामने बज जाता है। वो गीत क्या है? दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बहुत पॉपुलर गीत है। ये गीत एक फेक नैरेटिव का हिस्सा है। वो फेक नैरेटिव जो हमारे जहन में भरा गया जहर की तरह धीरे धीरे। ये फेक नैरेटिव क्यों है? ये फेक नैरेटिव इसलिए है क्योंकि हमको आजादी बिना खड़क बिना ढाल नहीं मिली है। नहीं मिली है भाई साहब। हमने, हमारे पुरखों ने इसके लिए अपनी जिंदगी खपा दी है। और आप कहते हो कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, हमको चरखा चला के आजादी मिल गई। ये फेक नैरेटिव है। मैं जब ये कहता हूं तो मैं फिर से एक बार बता दूं स्पष्टता के लिए, गांधी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। और गांधी जी अपने आप में जो उनका कम्युनिकेशन स्किल था गांधी जी का, वो बहुत, उस समय सोचिए जब मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, उस वक्त गांधी जी ने नमक उठाया
और नमक उठाकर कह दिया कि नमक उठाकर देश को एक संदेश दे दिया कि हम अंग्रेजों के गुलाम है, क्योंकि जो नमक आप रोज खाते हो उस नमक पर भी हमें अंग्रेजों पर टैक्स देना पड़ता था। तो उन्होंने नमक उठाकर पूरे देश को ये कम्युनिकेट कर दिया कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो गांधी जी ने देश को एकजुट करने में, ये एहसास कराने में कि हम गुलाम है, इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन मैं उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए, उनको नमन करते हुए ये कहता हूं कि हमको आजादी बिना खड़क बिना ढाल नहीं मिली है। ऐसे लोगों ने अपना बलिदान दिया इस देश को आजाद कराने में, लेकिन हमको उनके बलिदान के बारे में कितना बताया गया, कितना पढ़ाया गया, और अगर नहीं बताया गया, नहीं पढ़ाया गया तो क्यों नहीं पढ़ाया गया, ये सवाल आज सोचने का है। अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, अकेले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के 40,000 भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने उनके लिए लड़ते हुए, हमारे लिए लड़ते हुए, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ते हुए अपना बलिदान दिया। 40,000 तो अकेले आजाद हिंद फौज के लोग थे, वो सिर्फ एक 40,000 है, और उसके अलावा आप गिनना शुरू करेंगे तो लाखों लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया। क्यों? क्योंकि हम आजादी की सांस ले सके। और हमको उनके बारे में बताया तक नहीं गया, हमको उनके बारे में पढ़ाया तक नहीं गया। ये सवाल आज पूछना नहीं चाहिए। आज 2024 में आजादी के 75 साल बाद हम सावरकर जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आजादी के 50 साल बाद, 60 साल बाद हम अम्बेडकर जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो खुद एक पत्रकार हूं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था जब तक अम्बेडकर जी की, जब मैंने कार्यक्रम करने शुरू किए, इस देश में महिलाओं को जो अधिकार मिले, उन अधिकारों को दिलाने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हम सिर्फ दलित सुनते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे भाई। उन्होंने महिलाओं के लिए जो मैटरनिटी लीव है, सबसे पहले परिकल्पना उन्होंने करी थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। ये हमको क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्यों नहीं पढ़ाया गया? उनकी जो भूमिका थी क्यों नहीं बताई गई? वो एक अर्थशास्त्री थे, महान अर्थशास्त्री थे, ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमको उनका एक ही पक्ष पढ़ा के छोड़ दिया गया। जो जिसको पता चला कि हमको आज इनका ये पक्ष पढ़ाना, वो पक्ष पढ़ाया, नैरेटिव बनाया, निकल गए। उसी तरह से वीर सावरकर के बारे में एक पक्ष पढ़ाया, नैरेटिव बनाया, निकल गए। मैं फिर सवाल उठा रहा हूं, सवाल पर सोचने की जरूरत है कि हमको हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? सन्यासियों का संग्राम हमें क्यों नहीं बताया गया? 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा, हम सबको पढ़ाया जाता है, लेकिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का सबसे पहला नारा जो है वो संथालों ने लगाया था। इस देश के आदिवासियों ने, शब्द दूसरे थे उनके। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। जिस वक्त कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, उस वक्त अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले संथालों ने दिया था। सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, बिरसा मुंडा, ये सब क्यों नहीं पढ़ाया गया हमें? हमको नहीं बताया गया। ये सवाल आज पूछना चाहिए, नई पीढ़ी को पूछना चाहिए, और नई पीढ़ी को जानना भी चाहिए इसके पीछे क्या साजिश थी। हम में से भगत सिंह का नाम सबने सुना है, सब जानते हैं, सबने पढ़ा। आप में से कितने लोग जानते हैं भगत सिंह को जब फांसी दे दी गई तो उनके शव के साथ क्या हुआ? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा। इस कमरे में जितने लोग मौजूद हैं उनमें से 1% लोगों को नहीं पता कि भगत सिंह के साथ जब उनको फांसी दे दी गई, उनके शव के साथ क्या किया गया। क्या ये देश को जानने का अधिकार नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती? 19, 20, 21 साल के वो लड़के जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चुन दिया, हमको उनके बारे में इतना तक नहीं पता कि उनके साथ अंग्रेजों ने क्या किया था। अरे भाई, उनके शव को रात के अंधेरे में जेल की पिछली दीवार तोड़ करके ट्रक में डालकर उनके शव को निकाला गया और उनके शव के टुकड़े टुकड़े करके उसको जला दिया गया।
बाद में उनके परिवार ने उनके हिस्सों को किसी तरह से इकट्ठा किया और उनका अंतिम संस्कार किया। तो अंग्रेजों ने भगत सिंह का अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया था, उनके शव का ये हाल कर दिया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को लगता था ये भगत सिंह को जब फांसी की सजा हुई पूरा भारत उत्प्रेरित था। अंग्रेजों को लगता था इनका शव अगर आ गया सामने तो हमारी जड़ें और लोग उखाड़ देंगे। हिंदुस्तानी इतने उत्प्रेरित थे तो उनका भगत सिंह का शव तक हमको नहीं देखेंगे। अब ये हमको नहीं बताया गया कि भगत सिंह के साथ क्या हुआ। मेरी एक और क्लिप वायरल हुई थी, मैं उसको लेकर कई बार लोगों से सवाल करता हूं और मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर मुझे पता चला तो वो मैं देश के युवाओं को बताऊं। आप में से कितने लोगों ने बावनी इमली का नाम सुना है? बावनी इमली, आप में से कितने लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? हाथ खड़ा करें। उत्तर प्रदेश के 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग उत्तर प्रदेश के हैं। फतेहपुर का नाम कितने लोगों ने सुना उत्तर प्रदेश में? कोई फतेहपुर का है तो नहीं? कोई फतेहपुर का है? नहीं। मैं जाता हूं युवाओं के बीच पूछता हूं कि भाई साहब उसमें कई लोग ऐसे तो फतेहपुर के निकल आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं बावनी इमली के बारे में जानते हो? उनको जानकारी नहीं होती। जानते हो बावनी इमली क्या है? 1800, मैं साल बोलो 1850-55 के आसपास की बात है। अगेन उस वक्त कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। बावनी इमली फतेहपुर में एक इमली का पेड़ है। आज भी वो इमली का पेड़ जो है उसकी हो सकता है नया पेड़ लग गया, उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आज भी वो एक इमली का पेड़ लगा हुआ है। उस इमली के पेड़ पर अंग्रेजों ने एक दिन में 52 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर लटका दिया था। 52 स्वतंत्रता सेनानी को एक दिन में फांसी पर लटका दिया था, क्योंकि वो नारा लगा रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उनके शव कई दिन तक पेड़ पर लटके रहे थे। परिवार को उनके शव को हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन हमने इतिहास की किताबों में बावनी इमली क्यों नहीं पढ़ाया गया? ये सवाल क्या आज देश को पूछना नहीं चाहिए? एक दिन में 52 स्वतंत्रता सेनानी शहीद कर देते अंग्रेज और हमको उसके बारे में बताया भी नहीं जाता। बिना खड़क बिना ढाल को आजादी मिल गई ये बता दिया जाता है, बावनी इमली का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? तारापुर संग्राम कितने लोग बिहार के आप में से? 1 2 3 4 लोग बिहार के। आप में से कितने लोग तारापुर संग्राम के बारे में जानते हैं? देखिए एक व्यक्ति है जो तारापुर संग्राम, 13 दिन तक अंग्रेजी हुकूमत को बिहार में तारापुर से स्वतंत्रता सेनानियों ने खदेड़ दिया था। 13 दिन तक भारत को 1947 में आजादी मिली, लेकिन 1940 के आसपास अंग्रेजों की हुकूमत सत्ता को तारापुर से हटा दिया था स्वतंत्रता सेनानियों ने। ऐसा संघर्ष था। 13 दिन तक तारापुर आजाद था, वहां अंग्रेजी हुकूमत नहीं चल रही थी, वहां पे तिरंगा लहरा रहा था, यूनियन जैक नहीं लहरा रहा था। 13 दिन बाद अंग्रेजों ने फौज भेजी अपनी और 32 स्वतंत्रता सेनानियों को एक दिन में गोलियां मारकर ढेर कर दिया और उसके बाद वहां पर तिरंगे को हटाकर यूनियन जैक फिर से लहरा दिया। क्या 32 स्वतंत्रता सेनानियों की जान की कीमत है कि नहीं है? 32 स्वतंत्रता सेनानी एक दिन गोली से मर जाते हैं और उनके बारे में हमको भारत की आजादी के इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, हमारी किताबों में पढ़ाया नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया? इसलिए नहीं पढ़ाया गया, ये भी समझने की बात है। इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2016 तक भगत सिंह को टेररिस्ट लिखा जाता था यूनिवर्सिटी की रेफरेंस बुक्स में। भगत सिंह वॉज अ टेररिस्ट। मैं आज पूछता हूं आज के बच्चों के लिए टेररिस्ट के मायने क्या है? अंग्रेजों के लिए भगत सिंह टेररिस्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या आजादी के बाद हम अपनी किताबों में, यूनिवर्सिटी की किताबों में यह पढ़ाएंगे भगत सिंह वॉज ए टेररिस्ट? आज टेररिस्ट का मायने क्या है? टेररिस्ट तहव्वुर हुसैन नारा है। तहव्वुर जो है वो हाफिज सईद है, टेररिस्ट हाफिज सईद है, टेररिस्ट बुरहान वानी था, और हम भगत सिंह को टेररिस्ट पढ़ाएंगे? किसी बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा जब उनको भगत सिंह टेररिस्ट वॉज ए टेररिस्ट लिखा उसके सामने आएगा? ये देखिए शब्दों की बड़ी महिमा होती है, शब्दों से नैरेटिव गढ़े जाते हैं।
काकोरी कांड, काकोरी कांड आपने सुना होगा। काकोरी कांड नहीं था भाई साहब। जब आप कांड लगाते हैं हिंदी के कुछ छात्रों में, तो जरा कांड का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। किसी बुरी चीज को, किसी गलत चीज को कांड कहा जाता है। काकोरी अंग्रेजों के लिए कांड था। काकोरी ट्रेन को जो हमला किया वो स्वतंत्रता सेनानियों ने इसलिए किया ताकि वो अंग्रेजों का पैसा जो है, भारत का ही पैसा था, वो उसको जो है वहां से लूट करके स्वतंत्रता संग्राम की भट्टी में उस पैसे को झोंक सके ताकि भारत आजाद हो। लेकिन काकोरी कांड हमें पढ़ाया जाता है। काकोरी कांड, ये शब्दों की महिमा होती है। कैसे हमारे जहन में उसी तरह से वीर सावरकर का योगदान क्या था। उन्होंने 1857 जिसको सैनिक विद्रोह कहा गया था, उन्होंने बताया, वीर सावरकर ने रिसर्च करके उसके ऊपर एक एक तथ्य जमा करके उन्होंने 1857 बताया कि ये 1857 सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी। ये वीर सावरकर का इस भारत की आजादी के लिए योगदान है। हमको नहीं बताएगा, शब्द गढ़ दिए जाते हैं। आज वीर सावरकर के लिए माफी शब्द गढ़ दिया गया और उस पर जो उंगली उठाते हैं उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है। अभी स्वदेश जी ने बिल्कुल सही कहा, एक व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे हिस्से होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, और वो अलग अलग हिस्से देश काल परिस्थितियों के अनुसार बनते हैं। आज आप स्टूडेंट हैं, कल को आप जाएंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आज यहां पर बदमाशी करते हैं, शरारतें करते हैं, लेकिन पता नहीं आप में से कौन निकल के समाज के लिए क्या करेगा। मैं जब छोटा था, मेरी मां कहती थी कि मेरा बेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम अच्छा करता है, जूते अच्छे पॉलिश करता है। उनको लगता था कि मेरा बेटा जिंदगी में और कुछ नहीं कर सकता, तो मेरी माँ को लगता था कि जूते पॉलिश कर सकता है और उसको कुछ आता नहीं है। आज मेरी माँ मुझ पर गर्व करती है कि चलो मैं कुछ कर रहा हूं देश के लिए। तो मेरा मेरा जिंदगी का वो भी फेज था जब मैं बहुत शरारती था। मैं अभी अपने कॉलेज गया था TNC, जब वहां पे सूचना पट था, मैंने उसके सामने खड़े पर एक फोटो खिंचवाई। मालूम है क्यों? मैंने बोला वहां पे जो प्रिंसिपल सर, मैंने कहा सर ये बड़ा ऐतिहासिक है सूचना पट। बोले क्यों? मैंने कहा इस सूचना पट के ऊपर जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक खबर लगी थी नवभारत टाइम्स की, और वो खबर क्या थी? वो खबर लगी थी कि हिंदी डिपार्टमेंट का 3rd ईयर पूरा का पूरा सस्पेंड किया जाता है। हम लोग ऐसे बदमाश थे, उसमें मेरा हाथ था, पूरा हिंदी डिपार्टमेंट को सस्पेंड करवा दिया था। वो खबर छपी थी। लेकिन आज उसी कॉलेज में मुझे प्यार से मोहब्बत से बुलाया जाता है। प्रिंसिपल सर ने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमारे कॉलेज से निकले हो। तो हर एक की जिंदगी के कोई अलग अलग हिस्से होते हैं। आप किसी एक चीज को अपने सहूलियत से निकालकर उस पर चस्पा करेंगे तो आप ये बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं देश के साथ, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ। गांधी जी के जिंदगी के बड़े हिस्से हैं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। अगर आज गांधी जी के जिंदगी का कोई एक हिस्सा आप निकालें तो फिर आपको महात्मा शब्द भी हटाना पड़ेगा उनके नाम के आगे से। आज बहुत सारे लोग गांधी जी को लेकर बहुत कुछ कहते सुनते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था, उनकी लाइफ का एक वो भी पार्ट था। क्या ये सच नहीं कि गांधी जी ने इस बात के लिए सत्याग्रह किया कि पाकिस्तान को जो है उनका हमका हक देना चाहिए? वो पाकिस्तान जो कश्मीर पर आक्रमण कर रहा था, भारत के खिलाफ लड़ रहा था, तो क्या सही नहीं है? वो उनकी गांधी जी की अपनी आइडियोलॉजी थी कि भाई मैंने वचन दिया, भारत ने वचन दिया तो करना चाहिए। वो उनकी थ्योरी होगी, लेकिन उनकी हर थ्योरी से तो हम सब सहमत नहीं हो सकते ना आज। तो हर एक की जिंदगी के अलग अलग हिस्से होते हैं, उनमें से किसी एक हिस्से को निकाल करके किसी की पूरी जिंदगी की तपस्या को आप जो है दूषित करने का काम करें, कलंकित करने का काम करें, तो उसके पीछे आपकी कोई ना कोई गहरी साजिश और मंशा है। वीर सावरकर, अभी हम लोग इस कमरे में बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जरा 10 मिनट के लिए पंखे बंद कर दीजिए। 10 मिनट के लिए आप में से कितने लोग यहाँ टिक पाएंगे जरा बताइए। 10 मिनट के लिए पंखे बंद कर दीजिए, सब भाग जाएंगे, किताबें उठा के ऐसे ऐसे करने लगेंगे, कहेंगे कब कार्यक्रम खत्म हो, भैया निकले यहाँ से। कहा हमको जो है काल कोठरी में ठूस दिया। इतने बड़ा कमरा, हवादार कमरा, खिड़कियां लगी हैं, बड़ी बड़ी वहां से हवा आ रही है, पेड़ लगे हैं, छाया है, लेकिन अभी पंखा बंद हो जाए आप लोग भाग जाओगे। पर वीर सावरकर वो तपस्वी था जिसने 13 साल तक
एक छोटी सी काल कोठरी में अपनी जिंदगी के 13 साल तक उन्होंने उस काल कोठरी में बिताए। 13 साल। और उस काल कोठरी में, जहां पर छोटी सी काल कोठरी जिसमें आपको कई बार मलमूत्र भी वही त्यागना पड़ता था। आप कल्पना कीजिए, क्योंकि अंग्रेजों ने आपको मलमूत्र भी त्यागने के लिए, उसके लिए बना होता कि आप 5 मिनट के लिए जाएंगे, सब एक साथ जाएंगे। अब किसी का पेट खराब हो गया तो वो अपने जिस रूम में है बंदा वहीं पे मलमूत्र त्याग रहा है और उसी कमरे में रहने के लिए मजबूर है। आप कल्पना कीजिए किस तरह के अत्याचारों का सामना किया उस आदमी ने 13 साल तक। और अगर उन्होंने चिट्ठी लिखी, माफी लिखी, माफी अकेले वीर सावरकर ने नहीं लिखी थी, इस बात को यकीन करें। और वीर सावरकर ने जो चिट्ठी लिखी माफी के लिए, वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी, क्योंकि उनको था कि भाई 25 साल में जेल में रहूंगा, 50 साल यहां रहूंगा, तो मैं क्या देश के लिए करूंगा और क्या समाज के लिए करूंगा। एक स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने चिट्ठी लिखी। और अभी एक और किताब आने वाली है वीर सावरकर पर। मैं और जिस व्यक्ति को जानता हूं, वो एक युवा रिपोर्टर है, वो रिसर्च कर रहा है। उसने रिसर्च करके वीर सावरकर नहीं, उसने कम से कम ऐसे 100 स्वतंत्रता सेनानियों की चिट्ठियां उसने रिसर्च करी हैं जिन्होंने अंग्रेजों को माफी के लिए चिट्ठी लिखी। 100 स्वतंत्रता सेनानी। वो स्वतंत्रता सेनानी माफी नहीं मांग रहे थे, वो एक स्ट्रैटेजी थी उनकी। एक स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि भैया वहां पर रहकर तो खत्म हो जाओगे, आप क्या करोगे। और ये भी वीर सावरकर की, ये भी एक हमारे इतिहासकार, हमारे यहां जो लिखा गया वो कचरा है। लेकिन आप सोचिए कि अंग्रेजी जो है विक्रम संपत जो है, उन्होंने किताब लिखी वीर सावरकर को, उन्होंने बाकायदा इंग्लैंड में जाकर बाकी सब जगह जाकर रिसर्च, और रिसर्च में उन्होंने ये देखा कि अंग्रेजों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये लिखा है कि जो जेलर था, अंडमान सेलुलर जेल का जो जेलर था, जब वो कई साल तक वहां रहने के बाद जब उसका वहां से जब वो जाने लगा, उसकी पोस्टिंग कहीं और हो गई, उसने वीर सावरकर के साथ 1-1.5 घंटा बातचीत करी। और उसके बाद उस जेलर ने अपने अनुभव में लिखा कि ये आदमी बड़ा खतरनाक है, ये आदमी चिट्ठियां कुछ लिखता है लेकिन ये आदमी आज भी बदला नहीं है, ये आज भी उसी तरह से जड़ क्रांतिकारी है। ये अंग्रेज लोग कह रहे हैं कि भैया इस बड़ा खतरनाक आदमी है, ये जो चिट्ठी लिख रहा है दिखावे के लिए कर रहा है, तो उसके अंदर अभी भी देश को आजाद कराने की ज्वाला धड़क रही है। वो अंग्रेज लिख रहे हैं, हमारे यहां कैसे कह दिया गया माफी वीर से। ये झूठ हमको पढ़ाया गया, ना बाबरी उंगली बताया गया, ना हमको भगत सिंह का इतिहास बताया गया ठीक से, ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इतिहास पढ़ाया गया, ना वीर सावरकर, ना बावनी उंगली, ना तारापुर संग्राम। क्यों? क्योंकि आप लोग इस मुगालते में रहो कि हमको चरखा चलाकर आजादी मिल गई। और जब आप इस मुगालते में रहोगे कि भारत को चरखा चलाकर आजादी मिली, तो इस आजादी की कीमत का आपको अनुमान नहीं होगा। इस आजादी को आप जो है रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि भाई हमको तो चरखा चलाकर आजादी मिल गई थी, कल को अगर फिर अंग्रेज आ गए, मुगल आ गए, तो हम 150 रुपए का चरखा खरीद के लाएंगे, आधे घंटे चरखा चलाएंगे, अंग्रेज भाग जाएंगे। तो फिर जरूरत क्या है, क्यों परेशान हो रहे? तो आजादी की इंपॉर्टेंस नहीं समझे हम, क्योंकि हमें इन फेक नैरेटिव्स में फंसा दिया गया। हमें वीर सावरकर के त्याग, उनकी तपस्या, उनके बलिदान के बारे में नहीं बताया गया। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, हमको जो आजादी मिली बहुत संघर्षों से मिली है। आप में से ही आप अगर जाएंगे अपने परिवार का इतिहास निकालेंगे, तो पता नहीं आपके ही किसी परिवार के सदस्य ने लाठी खाई होगी, गोली खाई होगी, आप ही के परिवार के सदस्य में से कोई व्यक्ति फांसी पे चढ़ा होगा। उनके बलिदान, हमारे पुरखों के बलिदान के कारण आज हम आजाद हुए। और हमारे ऐसे ही पुरखे वीर सावरकर भी हैं, इनको नमन करना सीखिए, इनकी त्याग तपस्या का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि इनके कारण हम आजाद हुए, इनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इस आजादी की कीमत समझना आज की पीढ़ी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वीर सावरकर को पढ़ना जानना बहुत जरूरी है।
वीर सावरकर के बारे में जो फेक नैरेटिव्स हैं उनको समझिए और वीर सावरकर का सच समझिए। और इस दिशा में मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग सावरकर एक और प्रयास है। अभी ऐसी और बहुत सारी किताबें लिखी जानी चाहिए। मैं आप लोगों से भी आह्वान करूंगा, आप लोग जब थोड़े सीनियर हो जाए, रिसर्च करें, प्रोफेसर बने, कुछ बने, आप लोग रिसर्च करके लिखिए, सावरकर के बारे में लिखिए, बावली मुनि के बारे में लिखिए, तारापुर संग्राम के बारे में लिखिए, ये सब लिखिए ताकि हम लोग असली देश की आजादी का इतिहास जान सके, समझ सके। वो इतिहास जो हमसे छुपाया गया, हमको नहीं बताया गया, वो हमारे सामने आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ वीर सावरकर के ऊपर जो किताब लिखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आज मैं आया था। और दिग्विजय जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत आपको शुभकामनाएं। आप इसी तरह से काम करते रहे और इसी तरह से आप जो है बढ़िया बढ़िया और किताबें लिखिए। नैरेटिव को तोड़ना, फेक नैरेटिव को तोड़ना हम सबकी बहुत जिम्मेदारी है। उम्मीद करूंगा ये पुस्तक आप अच्छे से पढ़ेंगे और वीर सावरकर को वास्तव में समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत आभारी हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अशोक श्रीवास्तव जी, आपके बेहद ओजस्वी वक्तव्य के लिए, बेहद दिल को झकझोर देने वाले वक्तव्य के लिए। चाहे वो बावन इंग्लिश की बात हो या तारापुर संग्राम की बात हो या संथाल संग्राम या संथाल विद्रोह की बात हो, हम आशा करते हैं वो सब हमारे लिए एक प्रेरणादायक स्रोत के रूप में कार्य करेगी और इन सब पे भी हमें शीघ्र पढ़ने के लिए सामग्री देखने को मिलेगी। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मेरे पास एक संदेश है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीतिक विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर पर भेजा गया है। मैम आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है कि उनकी विशिष्ट कार्य व्यस्तताओं के कारण, लेकिन मैम ने अपने करुणामय शब्दों के साथ ये संदेश यहाँ पे भेजा है जो मैं इस सदन में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। सुश्री रेखा मैम द्वारा लिखा गया है। थैंक्स फॉर द इनवाइट। I congratulate Digvijay Vishwakarma ji for the book Understanding Savarkar. A paper has also been introduced for the students of Delhi University with the same title. Savarkar has been a transformatory reformer, activist and revolutionary. His contribution in reinauguration of the ideas of Hindutva has redefined the Indian cultural identity all over the world. This book is a valuable addition towards the effort of decolonizing Indian education, especially Indian knowledge system. I again congratulate him for the remarkable achievement. All the best. और इसी के साथ सुश्री रेखा मैम ने, प्रोफेसर रेखा सक्सेना मैम ने अपने शुभ संदेश को प्रसारित किया है। और इसी तरह इस कार्यक्रम को अपने अंत की दिशा की ओर ले जाते हुए इस पुस्तक के लेखक श्री दिग्विजय विश्वकर्मा को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो भी पुस्तक पे अपने विचार प्रकट करें एवं कार्यक्रम को अपने अंत की ओर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भुवन। सबसे पहले मैं प्राचार्य महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे कॉलेज के अभिभावक हैं और उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया और वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और तमाम व्यस्तताएं हैं और जिसकी चर्चा पहले हम कर चुके हैं, उसके बावजूद भी प्राचार्य महोदय यहाँ हैं। मैं कोटिशः आपको पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ आपका। अशोक श्रीवास्तव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वो अपने व्यस्ततम शेड्यूल से समय निकाल कर आए हैं। जब मेरी बात हो रही थी तो सर कहीं और हिसार के कार्यक्रम में गए हुए थे, लेकिन फिर भी आए और बात की। अशोक सर को मैं बचपन से सुन रहा था, जब से हम दूरदर्शन, क्योंकि हमारे यहाँ केबल टीवी नहीं हुआ करता था, तो हम दूरदर्शन पे ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से सुन रहे हैं और कभी कल्पना नहीं की थी कि हम अशोक सर को जो है सामने सुन पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रचना विमल मैम का, जिनका स्नेह मुझे बराबर, जब से मैं इस कॉलेज में हूँ तब से मुझे रचना मैम का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार हमेशा मिलता रहता है और हर कार्यक्रम में मैम उत्साह बढ़ाने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पुस्तक का विमोचन आज हम कर रहे हैं, आप सभी लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस पुस्तक को इतने शीघ्रता से विमोचन करने के लिए, उपलब्ध कराने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मेरा मार्गदर्शन किया डॉक्टर सुदेश सिंह सर ने, क्योंकि इसका जो व्याकरण है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, प्रेफेस कहते हैं, वो डॉक्टर सुदेश सिंह ने लिखा और इसीलिए हम इतनी शीघ्रता से जो है इस किताब को जो है पब्लिश करा पाए हैं।
तो मैं हृदय की अतल गहराइयों से डॉक्टर स्वदेश सर का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उसके बाद आप पुस्तक पर कुछ बात, दो चार बातें कहकर मैं उसे और इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलेंगे। एक बात जो बहुत बार कही गई कि सावरकर को आजकल माफी भी कहा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सावरकर और शिवाजी में क्या समानता है, जब आप सावरकर को पढ़ेंगे, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, चापेकर बंधुओं को जब फांसी दी गई तो वो व्यक्ति छोटा सा बालक है, लेकिन उसके मन में इतनी पीड़ा है, रात को अकेले बाहर बैठकर आसमान को निहारते हुए रो रहा है, इतना क्रोध है कि अंग्रेजों को कैसे बाहर निकाला जाए। तो वो अपनी जो कुल देवी अष्टभुजा दुर्गा के सामने बैठते हैं और शपथ लेते हैं कि इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे, उसमें मेरे प्रियजनों का भी अगर बलिदान करना हो तो मैं करूंगा। और सावरकर के ऊपर पहली जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर कहते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर की ये शपथ बिल्कुल उसी भांति दिखाई देती है जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी ने ये प्रण लिया था कि मैं अपनी मातृभूमि को स्वराज दिलाऊंगा। और अभी जो माफी वीर वाली जो स्ट्रेटेजी की बात होती है, यह उसी तरीके से थी जब शिवाजी औरंगजेब की कैद से फलों की टोकरियों में बैठकर निकल जाते हैं, तो एक स्ट्रेटेजी है कि हम जेल में बैठकर कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें बाहर निकलना होगा और समाज के लिए कुछ करना होगा। तो इसलिए सावरकर को जानना बहुत जरूरी है और सावरकर को समझेंगे तो निश्चित तौर पर हम वो जो क्रांतिकारी आइडिया था, क्रांतिकारी विचार जिसकी वजह से देश स्वतंत्र हो पाया, उसको हम समझेंगे। तो मैं एक बार फिर आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी लोग किताब को जरूर पढ़ें, जिनके कोर्स में है, जिनका जो ये पेपर पढ़ रहे हैं उन्हें तो पढ़ना ही है क्योंकि वो एग्जाम देंगे, लेकिन आप सभी पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें सावरकर और तमाम क्रांतिकारी विचारों के बारे में पता चलेगा। कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात और कि हमारे साथ जो गणमान्य अतिथि प्राचार्य महोदय अशोक सर, रचना मैम, स्वदेश सर और लाखपत सर और जो गणमान्य जो अतिथि और शिक्षक इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। आप सभी यहाँ आए और आप सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, उसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे जो विद्यार्थी हैं, आदित्य हैं और अक्षत हैं और तमाम विद्यार्थी, सबका नाम लेना संभव नहीं, इन्होंने काफी मेहनत की है। शिवम है जिन्होंने ये सारे कार्यक्रम को करने में योगदान दिया है। अजय भैया पीछे बैठे हुए हैं, हिंदी के हैं, डॉक्टर अजय सर, वो उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ मैं। और जो एंकरिंग कर रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी डिबेटिंग के प्रख्यात वक्ता हैं भुवन कृष्णा, ये एंकरिंग करने के लिए निमंत्रण इन्होंने स्वीकार किया, भुवन का आभार व्यक्त करता हूं मैं। और विपिन है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे, वो भी आप पुनः सुन सकेंगे। और ये सब बनाने में हमारी टीम है, अनिरुद्ध है, उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आप सभी लोग आए, सभी लोगों का बहुत एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ना अब जब सर जाएंगे ना शॉर्ट्स बना लेना। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आदित्य जब सब जाएंगे ना तो थोड़े थोड़े शॉर्ट्स बना लेंगे, है ना? इसको इसमें उसको मत भर रहा है। ठीक है।